नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। आज 11 सितंबर है और आज जो हम द हिंदू की जो लेटेस्ट न्यूज़ को कवर करेंगे, उसमें सबसे पहला जो और फर्स्ट टॉपिक है हमारा राज्यपाल बनाम लोकतंत्र, विधेयक अटके विवाद भर के। अब ये क्या मामला है? जैसा कि हम सबने पहले भी देखा है कि राज्यपाल एवं न्यायपालिका का भी विवाद चल रहा है उनकी शक्तियों को लेके। तो वो क्या है, उन सब के बारे में हम जानेंगे कि ये ऐसा कौन सा विधेयक आया है जिसकी वजह से विधेयक के अटकने की वजह से विवाद जो भड़क रहा है। उसके बाद जो हमारा सेकंड न्यूज़ रहेगा कि भारत फ्रांस और मॉरिशस में जो है महासागर में मित्रता भी हमें देखने को मिल रही है। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा गैस पाइपलाइन रूस से चीन। ये अभी बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन रूस से चीन तक किया जाएगा, जिससे कि ये बीजिंग पे जो है पकड़ मजबूत। ये क्या है, तो इन सारे जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसे हम इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स गवर्नर सिटिंग ऑन बिल्स सेंट्रल टर्म डिस्प्यूट फॉल्स अलार्म। तो ये क्या है, तो उसे हम चलिए देखते हैं। तो अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि कुछ राज्यपालों ने राज्य की विधानसभा के द्वारा जो विधेयक पारित किए गए हैं उन्हें जो है 3-4 साल तक प्रतीक्षा के लिए रखा है। और यह जो मामला है वो प्रेसिडेंटल रेफरेंस के दौरान सामने आया, जिसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत कुछ ऐसे सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के विधेयक को मंजूरी देने या फिर टिप्पणी करने का कितना समय दिया जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे सवाल पूछे गए राष्ट्रपति के द्वारा। तो इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो समस्या कहाँ से स्टार्ट हुई, तो कई राज्यों में जो सुप्रीम कोर्ट को ये भी शिकायत सुनने की मिली है कि राज्यपाल जो है वो बिल्स को काफ़ी समय तक अपने पास रख लेते हैं और मंजूरी ना देते हैं, और इससे जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि चुनी हुई विधानसभा के द्वारा विधेयक पर अमल नहीं हो पाता है। जैसे कि अभी हाल में ये तमिलनाडु में ये समस्या हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किया गया था दावा। तो तमिलनाडु में राज्यपाल ने 10 से अधिक विधेयकों को 2 से 3 साल के लिए दबा कर रखा। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो वहाँ पे भी 8 से अधिक जो बिल्स ऐसे हैं जो लंबे समय तक कार्रवाई जिस पे अभी नहीं की गई है। इसके अलावा और राज्यों की स्थिति तो देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल में भी यह स्थिति आ रही है। तो ये उन पे आरोप लगाया जा रहा है राज्यपाल पे कि उनके द्वारा जो है कई सारे विधेयकों को मंजूरी नहीं दी जाती है। तो राज्यपाल जो है अपनी एक वीटो शक्ति से जो है इसे रोक लेता है, जिसकी वजह से जो है ऐसा होता है। तो फिर और वो कुछ ठीक है। अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक दखल 2025 में हुआ जनवरी में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑफ गवर्नमेंट नाडु केस में कहा कि राज्यपाल पॉकेट वीटो को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकता है, अपने पॉकेट वीटो का यूज़ करता है और ताकि उसे रोक लेता है। लेकिन इसमें सरकार के न्यायपालिका के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पॉकेट वीटो को के तहत उसे ज़्यादा देर तक वो नहीं रोक सकता है। इसके बाद राज्यपाल के ये जो विल है वो उचित समय पर वापस करके निर्णय लेना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये जो बिल है वो ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रोका जा सकता है। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे। अब ये आर्टिकल 143 क्या है, तो आर्टिकल 143 में जो है राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपने विचार प्रस्तुत कर सकती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उनके विचारों का जवाब देना चाहिए। तो जिसमें द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 14 सवाल पूछे गए थे। अब इसमें जो मेन विधेयक आ रहा है वो आर्टिकल 200 जो है राज्यपाल का जो विधेयक है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति ने ये सवाल पूछा कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई फिक्स्ड टाइमलाइन होनी चाहिए या फिर क्या रिजनेबल टाइम कानून की परिभाषा। तो राष्ट्रपति के द्वारा कुछ सवाल पूछे गए
जैसे कि अगर हम देखें तो क्या राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के संविधान के द्वारा ऐसा कुछ फिक्स्ड किया गया कि उन्हें कितने समय के लिए विधेयक को रोका जा सकता है या फिर कोई रीजनेबल टाइम है? तो ये भी उनके द्वारा जो है सवाल किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मौजूदा टिप्पणी पर 2025 सितंबर को ये कहा कि उन्होंने सारे राज्यों की विधानसभाओं को ये प्रश्न दिया कि राष्ट्रपति के सवाल का वो जवाब दे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, जैसे कि अभी ये टिप्पणी आई है कि राज्यपाल के पर जो आरोप लगाए उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि आप इसे झूठा अलार्म कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 जबकि विधेयक जो है 3-4 साल तक पेंडिंग भी रह चुके हैं और इसके अलावा चुनी हुई विधानसभाओं की इच्छा शक्ति को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई जब केंद्र सरकार ने कहा कि ये गलत है। बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जिसमें कि ये राज्यपाल ने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। उसके बाद कोर्ट ने ये भी साफ कह दिया कि विल्स को रोकना जो है वो राजनीतिक हथियार नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम देखते हैं केंद्र सरकार का क्या पक्ष आया था। तो केंद्र सरकार ने कहा कि ये मामला जो है फॉल्स अलार्म है, क्योंकि 1970 से 25 के बीच में जो है 17,000 ऐसे बिल्स हैं जो राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के पास गए, जिसमें से 20 बिल को ही रोका गया। उसके अलावा और जो जितने भी बिल्स थे उसे पास किया गया। ज़्यादातर मामलों में जो है राज्यपाल ने समय पर ही मंजूरी दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ये भी तर्क दिया है कि राज्यपाल सिर्फ रबर स्टाम्प नहीं है, उनका दायित्व है कि वह संविधान की रक्षा करे। लेकिन कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि हमेशा 3 महीने 6 महीने के भीतर फैसला हो सके, क्योंकि विल्स की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये कुछ तर्क दिए गए कि वो राज्यपाल सिर्फ एक कोई स्टाम्प नहीं है, रबर स्टाम्प ताकि उस पर कर दिया जाए। तो ये केंद्र की तरफ से कुछ टिप्पणी और तर्क दिया गया है। अब राज्यों का भी पक्ष इस पर कुछ आया है। राज्यों के द्वारा ये कहा गया कि ये जो चुनी हुई सरकार मानती है कि राज्यपाल राजनीतिक कारणों से बिल को रोकता है, इससे जो है लोकतंत्र एवं संघीय ढांचे पर चोट होती है। उनका मानना है कि कुछ सरकारें ऐसी है जो ये जानबूझ के उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है, किंतु इसकी वजह से जो है लोकतंत्र एवं संघीय ढांचे पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इसके अलावा कहा कि गवर्नर सरकार की इन नीतियों को अटकाते हैं तो वह आदेश जनता को कमज़ोर कर रहे हैं। इसके अलावा भी ये भी कहा गया कि अगर कोई गवर्नर सरकार की नीतियों को अटकाते हैं तो इससे जो है जनता का आदेश भी वो कमज़ोर उनके द्वारा किया जा रहा है। ये भी टिप्पणी दी गई। अब इस पर न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया आई है? तो न्यायालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा बहुत कम मामले या फिर अल्पसंख्यक मामले में देरी हुई, इसलिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन इसके अलावा न्यायालय ने पूछा, अगर 4 साल तक कोई भी बिल्स राज्यपाल के द्वारा पेंडिंग रहे तो केस कहा जा सकता है कि कोई समस्या ही नहीं है। इसके बाद फिर न्यायालय के द्वारा ये भी कहा गया कि संविधान में आर्टिकल 200 और 201 के तहत राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की भूमिका संविधान में महत्वपूर्ण है। अब चलिए आर्टिकल 200 और 2001 है क्या? तो आर्टिकल 2000 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 2000 ये देता है कि जब कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास उस वक्त जो है वो 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि वो उस बिल को मंजूरी दे देता है। दूसरा होता है कि वो उसे जो है बिल्स को खारिज भी कर सकता है, रोक सकता है। फिर तीसरा ऑप्शन वो होता है कि वो बिल्स को जो है भेज सकता है। अगर बिल नहीं बनी तो राज्यपाल जो है उसे पुनः दोबारा विचार के लिए और वापस लौटा सकता है। लेकिन अगर फिर से वही बिल अगर राज्यपाल के पास आता है तो वो ना चाहते हुए भी उस बिल को राज्यपाल के द्वारा पास किया जाता है। इसीलिए राज्यपाल जो है अपना चौथा ऑप्शन भी कई बार यूज़ करते हैं, वो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो बिल जो है संविधान के विरुद्ध है या केंद्र सरकार के अधिकार के खिलाफ अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है, तो वो उसे जो है राष्ट्रपति को भेज देते हैं और राष्ट्रपति के पास वो बिल्स रह जाते हैं। तो न्यायालय ने 2000 आर्टिकल 200 के बारे में कहा कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। अब 201 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पास वह अधिकार होता है, बिल भेज जाता है तो वो उसे मंजूरी भी दे सकता है और ना रोक भी सकता है, लेकिन संविधान की कोई समय सीमा इसके लिए नहीं दी गई है।
इसलिए ये कुछ रीज़नेबल टाइमलाइन नहीं है कि राज्यपाल को इतनी देर तक में देना होता है। तो राज्यपाल अपनी पॉकेट वीटो का यूज़ करता है। अब क्या गया है कि संवैधानिक या कानूनी संकेत इससे क्या मिल रहा है, तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल जो अपने पॉकेट वीटो या फिर अब्सोल्ट पॉकेट नहीं कर सकते हैं विधेयकों पर, उनके द्वारा हस्ताक्षर करने या फिर नागरिकों के अधिकार जैसे कर्तव्य के साथ समयबद्ध तरीके से निभाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो हर समय जो है अपनी पॉकेट वीटो का उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें जो है नागरिक के कर्तव्यों का भी समयबद्ध तरीके से निभाना चाहिए। अब इसके अलावा एक और बात इसमें आ जाती है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि इन संबंध कि ये संविधान इन मामलों में समय सीमा निर्धारित करता है या नहीं, यदि करता है तो किन परिस्थितियों में, क्योंकि अभी तक इस मामलों में जो है संविधान में कोई समय सीमा विधेयक को पारित करने के लिए नहीं की गई है। अब इससे कुछ संवैधानिक प्रश्न भी उठते हैं कि क्या राज्यपाल केवल औपचारिक है या फिर हस्ताक्षर करता है, क्या वो अपने वीटो की असली पावर उसके पास है भी या नहीं, क्योंकि जो मामला है इसकी वजह से क्या कुछ प्रश्न भी संवैधानिक उठ रहे हैं। और इसके अलावा जो लास्ट प्रश्न उठता है वो है रीजनेबल टाइम, कि क्या परिभाषा होनी चाहिए कि अगर कोई विधेयक को राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा रोका जा रहा है तो कितने दिनों तक वो उसे रोक सकती है, 3, 6 या फिर साल, क्योंकि ये संविधान में ऐसा कोई डेट तो दिया नहीं गया। तो ये कुछ प्रश्न उठ रहे हैं और ये जो है फिर ये विधेयक की जटिलता पर भी निर्भर करेगा, या ये सारे प्रश्न अभी हाल ही में उठ रहे हैं। तो अब हम इसके निष्कर्ष को देखें तो यह विवाद जो है संतुलन का, इस विवाद में जो है संतुलन साधना जरूरी है, क्योंकि एक और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों में समझबद्ध मंजूरी है, तो दूसरी ओर राज्यपाल की और राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका एवं विवेक, तो इन दोनों का अभी टकराव भी देखने को मिल रहा है। अब यदि कोर्ट यह तय कर दे कि विधेयक को राज्यपाल को रीजनेबल मंजूरी देना होगा, तो यह समय सीमा कैसे होगी इसकी स्पष्ट परिभाषा भी देनी होगी। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है। अब हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रसिया चीन इंक डील। तो ये क्या है, न्यू गैस पाइपलाइन एज द डीप एनर्जिटाइज। तो चलिए अब इस न्यूज़ को हम कवर करेंगे। तो अभी हमने हाल में देखा कि कई बार जो है एससीओ संगठन और बहुत सारे संगठनों में जो है रूस एवं चाइना बहुत ज़्यादा करीब भी हमें देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें तो इनका जो मेन वजह है वो हम कह सकते हैं कि इनमें जो इन वजह जो बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन का युद्ध भी हो सकता है और अमेरिका के द्वारा लगाया गया टैरिफ भी इसमें बताया जा रहा है। तो अब हम चलिए बात करते हैं। तो ये जो है अभी चाइना एवं रूस के में हाल में गैस पाइपलाइन समझौता भी हुआ है। ये इस बात की ओर संकेत देता है कि ऊर्जा सहयोग अब दोनों देशों के बीच के संबंधों को और ज़्यादा ही मजबूत कर रहा है। यह समझौता न केवल रूस की ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक नया अवसर खोल रहा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि बीजिंग के साथ यह रिश्ता किस प्रकार प्रभावशाली होगा। अभी जो है चाइना और रूस ने एक बड़ी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसे आमतौर पे पावर ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है, के लिए एक बुनियादी समझौता भी इस समझौते पर मोहर लगाई है, जैसे कि मेमोरेंडम। यह रूस के साइबेरिया गैस भंडार से चीन के गैस तक पहुंचाने वाला एक विशाल पाइपलाइन होगा जो मंगोलिया से होकर जाएगा, और इसमें जो है 50 मिलियन क्यूबिक मीटर वर्ष की क्षमता का भी इसमें जिक्र किया गया। किंतु हालांकि अभी ये जो समझौता हुआ है उसमें कई सारी आवश्यक एवं वाणिज्यिक वित्तीय विवरण भी अभी अस्पष्ट है, जिसे अभी स्पष्ट करना है। यानी कि फिलहाल में ये जो समझौता है वो प्रतीकात्मक एवं रणनीतिक रूप से ही देखा जा सकता है। ठीक है, अब इस पे कुछ तकनीकी शर्तें भी बताई गई है, जैसे कि रूस और क्षमता, इसमें प्रस्तावित रूट या फिर रूस का जो साइबेरिया से मंगोल की और जो चीन तक जाएगा उसमें जो इसकी क्षमता का जैसे जिक्र हो रहा है 50 BCM। ठीक है, इसके अलावा इसकी समय सीमाबद्धता की अगर बात करें तो अधिकारियों या फिर कार्य डिलीवरी के लिए यह जो है 2030 का लक्ष्य इसमें बताया गया है, पर परियोजनाओं को पूरा होने में लंबे समय की मांग है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौद्रिक और मूल्य का निर्धारण, अब मौद्रिक एवं मूल्य का भी कीमत अभी निश्चित नहीं किया गया। चीन पक्ष के दबाव
और कम कीमत की उम्मीद की रिपोर्ट चल रही है। हालांकि चीन पक्ष का ये दबाव आया है कि उस पे जो है कम कीमत की रिपोर्ट भी बताई जा रही है। अब चलिए हम देखते हैं इससे क्या मुख्य कारण क्या है, इससे क्या लाभ होंगे। तो रूस चीन ऊर्जा का सहयोग, पाइपलाइन की डील से जो है रूस एवं चीन से लेकर चीन तक जो है प्राकृतिक गैस आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे कि है चीन की ऊर्जा सुरक्षा और भी ज़्यादा मजबूत होगी। अब रूस पर जो है पश्चिमी दबाव का असर, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद जो है, यूक्रेन युद्ध जब से स्टार्ट हुआ है, पश्चिमी देशों का रूस पर लगातार दबाव बन रहा है। उनके द्वारा बहुत सारे टैरिफ भी लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रतिबंध, जिसकी वजह से रूस ने नए बाजार की तलाश में, और चीन इसके लिए बहुत ही बड़ा और भरोसेमंद ग्राहक बनकर उभर रहा है। अब चीन को इससे जो क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसकी जो है रणनीतिक बढ़त भी बढ़ रही है। अब इस समझौते से यह भी साफ हो रहा है कि बीजिंग की स्थिति जो है रूस के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। रूस तो अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए चीन पर निर्भर हो रहा है, जबकि चीन ऊर्जा स्रोत में विविधता को लाकर अपना हित इस तरह साथ रहा है। अब इससे जो है भू राजनीतिक महत्व भी देखने को मिल रहा है कि यह पाइपलाइन डील केवल ऊर्जा आपूर्ति का मामला नहीं, बल्कि एक एशिया में संतुलन और पश्चिमी प्रभाव को भी चुनौती देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। अब इससे आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि चीन को सस्ती एवं निरंतर गैस आपूर्ति मिलेगी, जबकि रूस को अस्थायी खरीदार भी मिल रहा है। तो यह समीकरण यह भी दिखाता है कि रूस अब का अधिकतर चीन की शर्तों पर सहमत होने के लिए भी मजबूर है। तो अब हम अपनी थर्ड न्यूज़ को कवर करेंगे। इंडिया नेवी ट्रेन स्क्वाड्रन अराइव्स एट, ठीक है, रेनाउंस। तो फ्रांस एवं भारत के बीच में सैनिक अभियान, संयुक्त सैन्य अभियान चल रहा है। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहला है इसमें वरुणा। थोड़ा सा हम इसकी ओर नज़र डालेंगे तो ये वरुणा जो है ये भारत एवं फ्रांस के बीच में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभियान है, जो लगभग 2000 से नियमित रूप से चल रहा है। उदाहरण के लिए वरुणा 2024 में मेडिटेरियन सागर में हुआ था, जिसमें जो है भारत का INS टावर LRM विमान P-81 शामिल किए गए थे, जबकि फ्रांस की ओर से इसमें जो है FS प्रोवियंस पनडुब्बी जैसे कई सारे विमान एवं वायु अभियान के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी भेजे गए थे। अब जैसे कि अगर हम देख लें तो एयर डिफेंस ड्रिल्स, इसके अलावा जो है एंटी सबमरीन वारफेयर, इसके अलावा जो है सतही युद्ध गतिविधियाँ, तो ये सारी चीज़ें इन दोनों देशों के द्वारा साझा की गई थी। इसके अलावा सेकंड इसमें किया गया था मिशन कैलमिनियम 25। ये फ्रांस की जो है एक अभियान है, जिसमें जो है फ्रांस के विमान पोतवाहक को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, और साथ ही भारत के ये जो है गोवा कोचिन तट पर भारतीय नौसैनिक के साथ भी उस समय भी संयुक्त अभियान हमें देखने को मिल रहा था। अब जो है अभी भारत मॉरिस वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये जो देश है वो एक साथ है। हाल ही में जो है 15वां एशिया कार्यक्रम मॉरिस में हुआ, जिसमें देश की सशस्त्र या और समुद्री सेना बल जो है इंटर ऑपरेबिलिटी के साथ बढ़ रहा है, और इस प्रशिक्षण की गतिविधियों में भी शामिल किया जा रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मरीन कमांडो एंड डाइविंग मोबाइल ट्रेनिंग, अब ये ट्रेनिंग जो है मॉरिस संयुक्त बल के विशेष संचालन एवं युद्ध के जामलोग के द्वारा इसकी क्षमता को भी बढ़ाया इसमें जा रहा है। इसके अलावा जो एडवांस डाइविंग और अंडरवाटर इक्वालिटिंग का भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, तो इससे में जो है रणनीतिक एवं राजनीतिक भौगोलिक कारण है, जैसे कि समुद्री सुरक्षा, हिंद सागर और समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। भारत मॉरिस तथा भारत एवं फ्रांस ने इन मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा दृश्यता, विजिबिलिटी और शक्ति की पहुंच के लिए भी ये किया जा रहा है भारत एवं फ्रांस के द्वारा। अब इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और भरोसा भी दिखाया जा रहा है। ऐसा अभ्यास जो है आपस में भरोसा एवं सूचना एवं संसाधन का भी एक दूसरे के साथ साझा एवं आदान प्रदान भी इसके द्वारा किया जा रहा है। अब इससे नीतिगत एवं वैश्विक संदर्भ की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर के क्षेत्र में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी एवं समुद्री विवाद की चुनौतियाँ, जैसे कि चाइना की नौसैनिक विवाद हमेशा बढ़ता रहता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी किया जा रहा है। अब इससे क्या लाभ हो रहा है, तो दोनों देशों की सैनिक अभियान इससे मिल रही है, और विभिन्न प्रकार के युद्धपोत पनडुब्बियाँ
और हेलीकॉप्टर आदि पर भी मिलकर काम किया जा रहा है। इससे तकनीकी और तैनाती क्षमता भी बढ़ रही है, जैसे LRMR। और इसके अलावा भी जैसे कि अगर हम बात करें तो फ्रांस इस अभ्यासों में इसका उपयोग किया जा रहा है। अब मॉरिस के जो पुलिस बल है एवं अन्य सुरक्षा बलों के साथ भी इसकी काफ़ी विशेषता बताई जा रही है। अब इससे जो है हमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक, परिचालन खर्चा, इसके अलावा भौगोलिक चुनौतियां, समय प्रबंधन आदि, और अंतर्राष्ट्रीय तनावों के बीच भी जोखिम इसके द्वारा उठाए जा रहे हैं। जबकि अगर इसकी हम भविष्य की दिशा में अगर इसकी बात करें तो इन अभ्यासों से जो है अधिक एवं व्यापक शामिल में इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए भी ये किया जा रहा है। अब इसमें जो है नवीकृत सहयोग भी देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय ढांचा सुरक्षा भारत एवं फ्रांस के बीच में जो है हमें देखने को मिल रही है। साथ ही जैसे कि हिंद महासागर में साझेदारी, समुद्री संसाधन एवं संरक्षण आदि इसके अंतर्गत देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ ही हमारी सारी न्यूज़ कवर होती है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।